हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारी सुपर टेट की मास्टर सीरीज़ चल रही है जिसमें हम पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन को पूरा कवर कर रहे हैं टॉपिक वाइज। ये हमारा लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 हमारा हो चुका है। ठीक है, अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो लेक्चर 1 जाके देख लीजिए, जिसमें हमने पृथ्वी की संरचना के बारे में पढ़ा था। और अभी हम पढ़ेंगे लेयर्स ऑफ अर्थ। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हमने रखी हैं। ठीक है, ये एटमॉस्फेयर की जितनी भी लेयर्स रहेंगी वो हमें सबको देखनी है। तो मैं आपको एक बार पीडीएफ दिखा देती हूँ। ठीक है, तो इसमें ये लेयर्स वगैरह दी गई हैं और फिर इसको ये आप देख सकते हैं। फिर हम इसको वन बाय वन पढ़ेंगे। ट्रोपोस्फियर कौन सी है, क्षोभ मंडल क्या है, समताप मंडल क्या है, ये किस सीरीज़ में है। ठीक है, ये देखिए, ये पूरा फिगर से भी मैंने बताया हुआ है। ठीक है, समताप मंडल हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको दिख जाएगा। और ये आपका मीजोस्फियर है। इसके साथ ही साथ और भी मैंने पूरा एकदम आपको डायग्रामेटिक वे में समझाने की कोशिश की है। तापमंडल के बारे में बताया गया है, डायग्राम से आप अच्छे से समझ पाएंगे, चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे। फिर थ्योरी दी गई है। ठीक है, ये आपका एग्जोस्फियर हो गया और ये ना यहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक है, और इसके बाद हम लास्ट में ये पूरा चार्ट समझेंगे। ये चार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चार्ट को हम सबसे लास्ट में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। हम ये समझते हैं कि वायुमंडल होता क्या है। ठीक है, वायुमंडल है क्या। सबसे पहले हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। देखिए, पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त गैसीय आवरण को ही वायुमंडल कहा जाता है, जो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण पृथ्वी के साथ संलग्न रहता है। आप जानते हैं ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर गैसें बनी होती हैं। ठीक है, आपने महसूस किया होगा डस्ट वगैरह जो है उससे आपको समझ में आता है कि हाँ कुछ गैस है, ये बिल्कुल निर्वात नहीं है, गैसें हैं, होती हैं। ठीक है, गैसें हैं। तो ये जो पूरा एटमॉस्फियर रहता है ये हमारा गैसों से भरा रहता है और इसी से वायुमंडल की संरचना होती है। ठीक, यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों के अवशोषण और ग्रीन हाउस प्रभाव द्वारा दिन व रात के धरातलीय तापमान को संतुलित रखकर पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है कि पराबैंगनी किरणें यानी कि जो यूवी रेज होती हैं, ये लेयर्स क्या करती हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर में लेयर्स उपस्थित हैं, हमें लेयर्स ही तो पढ़नी है। और एटमॉस्फेयर में क्या होती हैं, लेयर्स होती हैं। ये लेयर्स क्या करती हैं, हमारी हानिकारक यूवी रेज से हमारी रक्षा करती हैं। ठीक है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी ये रोकती हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल क्या होता है, गैसीय आवरण है हमारी पृथ्वी के चारों ओर का, उसी को ही हम वायुमंडल कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वायुमंडल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। हमने भी बताया कि ये गैसीय आवरण होता है, लेकिन गैसीय आवरण तो होता है, लेकिन अब ये बताइए ना कि इसमें कौन कौन सी गैसें होती हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो हम वही देखते हैं कि वायुमंडल किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। देखिए, पहले गैस, ये मैंने आपको बता ही दिया था। जलवाष्प और कुछ धूल के कण भी होते हैं। ठीक, ये चीज़ें होती हैं। अब हम देखते हैं कि इनकी मात्रा क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे कि वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन होती है, सबसे ज़्यादा होती है नाइट्रोजन। उसके बाद 21% ऑक्सीजन होती है। ओके, उसके बाद 0.93% ऑर्गन होती है और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 होती है। ये मेजर गैसेस हैं। इसके बाद जो माइनर गैसेस होती हैं जो बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं, जैसे कि आपकी हो गई हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है, ओजोन, नियोन, जेनॉन आदि गैसें उपस्थित रहती हैं। ठीक, इसके बाद हम पढ़ते हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं पृथ्वी के वायुमंडल की संरचना। ठीक, हमारा जो पृथ्वी का वायुमंडल है वो किन किन परतों से मिलकर बना है, समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कह रही हूँ। अभी आगे मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी, पिक्चर दिखाऊंगी, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, जो हमारा एटमॉस्फियर है उसमें पृथ्वी की सतह से लेकर, यानी कि जो हमारी अर्थ का सरफेस है ना, मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, इसे हटाइए, अर्थ नहीं बनाओ, ये अर्थ का सरफेस, अब अर्थ के अंदर की बात करते हैं। ठीक, ये अर्थ का सरफेस है और इसके सरफेस से लेकर ऊपर तक, ठीक है, और ऊपर जाएंगे और ऊपर जाएंगे, ये मैंने पार्ट्स बना दिए। ये कई सारे लेवल में बांट दिया गया है कि इस लेवल में ये चीज़ें होती हैं, इस लेवल में ये चीज़ें होती हैं। उसी के आधार पर इनकी लेवलिंग कर दी गई है। ठीक, तो उसी के आधार पर यहाँ पर 5 तरह के स्फीयर होते हैं, यानी कि 5 तरह की परतें बनती हैं। देखिए, पहली परत जो है वो क्षोभ मंडल की रहती है, यानी आप इस इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, ट्रोपोस्फियर।
ये सबसे निचली परत रहेगी, यानी कि सबसे पहले ये सरफेस हो गया, ठीक। सरफेस से जब आप ऊपर जाएंगे, तो आपको कौन सी मिलेगी, सबसे पहले मिलेगा ट्रोपोस्फियर, ठीक है। फिर उसके ऊपर जाएंगे आप तो मिलेगा आपको स्ट्रेटोस्फियर। फिर उसके ऊपर जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, मीजोस्फियर मिलेगा। फिर जब उसके ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा थर्मोस्फियर, और सबसे बाहर क्या मिलेगा, एक्सोस्फियर। यानी कि एक्सोस्फियर के बाद आपका क्या हो जाता है, आपका अंतरिक्ष यानी कि स्पेस स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाएगा, स्पेस, ठीक। ये बात समझ में आई। चलिए अब आगे देखते हैं। सॉरी, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये आपकी अर्थ है, ये अर्थ का सरफेस है। इससे ऊपर जाएंगे तो आपको क्या मिल रहा है, ट्रोपोस्फियर। फिर उससे ऊपर जा रहे हैं तो स्ट्रेटोस्फियर। फिर उसके ऊपर रहेगी मीजोस्फियर। फिर इसके ऊपर क्या रहेगी, थर्मोस्फियर। और सबसे बाहर की तरफ रहता है एक्सोस्फियर। और उसके बाद आपका स्पेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और हाँ, यही सीरियल रहेगा इनकी लेयर्स का, जिस सीरियल में ये लिखी हुई हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए अब वन बाई वन इनको देखते हैं। तो पहला हमारा है क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं पिक्चर में, यहाँ पर ज़मीन आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है। मैंने आपको बताया कि ज़मीन से यानी कि सरफेस से जस्ट पहली लेयर किसकी है, क्षोभ मंडल की है। इसमें आपको बादल दिखाई दे रहे होंगे, पिक्चर से आपको चीज़ें याद रहेंगी, पिक्चर को अच्छे से देखिए। इसमें आपको बादल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बादलों से क्या होती है, यानी कि आप कह सकते हैं बादल हैं तो यहाँ पर वर्षा भी होगी, यहाँ पे क्या होगी, रेन भी होगी, ठीक। समझ में आया, बादल, वर्षा। और आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे सन भी दिखाई दे रहा है। यानी कि यहाँ पर मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं हैं, तूफान, आंधी, बारिश, ठीक है, ये सब किस में होंगी, ये सब आपकी ट्रोपोस्फियर में रहेंगी। ये चीज़ समझ में आ गई, यही चीज़ में लिखी हुई है। देखिए, ट्रोपोस्फियर क्या है, ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है जिसकी ऊंचाई ध्रुवों पर लगभग 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर होती है। सभी वायुमंडलीय या मौसमी घटनाएं इसी मंडल में घटित होती हैं। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि वायुमंडलीय मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती हैं, किस मंडल में गठित होती हैं, ठीक है। वहाँ पर आपको ऑप्शन दिए होंगे, आपको उसमें से ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल को चूज़ करना है, ठीक। यानी कि पिक्चर से तो आपको याद ही रह जाएगा, बहुत ईजी है। अच्छा, मैं ये ध्रुव वाला कॉन्सेप्ट आपको समझा देती हूँ। देखिए, ये हमारी अर्थ है, गोल तो बना नहीं सही से, चलिए मान लेते हैं ये अर्थ है हमारी, ठीक है। ये अर्थ है, और इस अर्थ में बीच में अगर हम एक लाइन खींच दें तो इस लाइन को ही हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं, ठीक है। और जो सबसे यहाँ पर पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पे लिया है और एक पॉइंट यहाँ पे लिया है, ये हमारे क्या होते हैं, पोल्स होते हैं। ये नॉर्थ पोल है यानी कि उत्तरी ध्रुव है, और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है, ठीक। तो यही बताया गया है कि जो क्षोभ मंडल है, यानी कि जो क्षोभ मंडल है इसकी ऊंचाई क्या है, इसकी हाइट के बारे में बताया गया। इसकी हाइट जो है वो पोल्स पर यानी कि ध्रुवों पर कितनी रहेगी, लगभग 8 किलोमीटर की रहती है, और भूमध्य रेखा पर कितनी रहती है, 18 किलोमीटर की रहती है, ठीक। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि ये तो एक पॉइंट है, डॉट है, तो यहाँ पर हो जाएगा 8, 8 नंबर छोटा होता है। अब ये पूरी लाइन काफ़ी बड़ी हो रही है तो यहाँ पे 18 आ जाएगा, 8 18, ठीक। इससे आपको याद रह जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, देखिए, सूरज होगा, पानी होगा, यानी पानी कहाँ से आया, बादल, बादल होंगे तो पानी होगा, पानी होगा तो उसकी जल वाष्प बनेगी, क्योंकि जो सन है वो पानी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा, यानी कि पानी को उड़ाएगा, तो वहाँ से क्या बनेगी, जल की वाष्प बन जाएगी। उसी से तो बादल बनते हैं। तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि वायुमंडल की लगभग संपूर्ण जल वाष्प क्षोभ मंडल में ही पाई जाती है। मैंने बताया है, पानी, हवा, जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं हैं वो क्षोभ मंडल में होंगी। क्षोभ मंडल में नीचे से ये सबसे फर्स्ट लेयर है, ठीक है, फर्स्ट लेयर। इसके बाद हम ऊपर जाएंगे, सरफेस के ऊपर जाने पर 6 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर की दर से तापमान घटता जाता है। यानी कि ये हम अर्थ पर हैं, ठीक है। ये अर्थ से ऊपर कौन सी होगी, ट्रोपोस्फियर होगी। और ट्रोपोस्फियर के जब हम ऊपर जाते जाएंगे तो हमारा टेम्परेचर कम होता जाएगा, टेम्परेचर कम होता जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। और क्षोभ मंडल की सबसे ऊपरी सीमा यानी कि जहाँ पर क्षोभ मंडल खत्म हो जाएगा उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ट्रोपोपॉज, ठीक। उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोपॉज। क्लियर हो गया, बहुत ही ईजी सा है। अब हम चलते हैं हमारी सेकेंड लेयर पर। ये हमारी सेकेंड लेयर है, स्ट्रेटोस्फियर। इसे आप ध्यान से देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है पिक्चर्स को ध्यान से देखना और
थ्योरी तो याद ही हो जाएगी। देखिए आपको दिख रहा होगा, अब हम बादलों से ऊपर आ गए हैं, समझ रहे हैं ना। आप अपने आप को ऐसा फील कीजिए कि आप आसमान में सबसे पहले ज़मीन से उठे, फिर थोड़ा आसमान के ऊपर गए, फिर और ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाते ही जा रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है, ठीक है। तो एक लेयर हमने क्रॉस कर दी, अब हम एक लेयर को क्रॉस करके दूसरी लेयर पे आ गए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते होंगे, यहाँ पर ना बादल है, ना यहाँ पर पानी है, ना यहाँ पे सूरज है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है, दिख रहा है ना। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ के आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जहाँ पर पिक्चर से ज़्यादा समझ में आएगा मैं वहाँ पे पिक्चर से आपको अच्छे से समझा दूँगी, ठीक है। देखिए समताप मंडल में क्या है, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर भी आपको बोल सकते हैं, ये सेकंड लेयर होगी हमारी, ठीक है, नीचे से सेकंड होगी, किससे, नीचे से ये हमारी सेकंड लेयर है, जिसकी ऊंचाई लगभग 12 से 50 किलोमीटर तक होती है, यानी कि ये जो लेयर है ये हमारी 12 से 50 किलोमीटर तक फैली हुई है, ठीक बात। सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ओजोन परत इसी मंडल में पाई जाती है, समझ रहे हैं ना। ओजोन परत पाई जाती है, और ओजोन परत क्या करती है, तो सभी को पता है कि ओजोन लेयर जो है वो हमारी यूवी रेज से हमारी रक्षा करती है, ठीक है। और आगे क्या है, समताप मंडल में, अब नाम ही इसका समताप है, ठीक है, नाम समताप है तो क्या करेगा, टेम्परेचर को सेम रखेगा, यानी कि तापमान इसमें समान रहता है, लेकिन ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ इसका तापमान बढ़ने लगता है, जिस कारण पराबैंगनी किरणों का ओजोन परत द्वारा अवशोषण होता है। अब इतनी सी बात को हम समझते हैं, देखिए इतनी सी बात मैं आपको समझा देती हूँ पहले। ये आपका स्ट्रेटोस्फियर है, ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें आपकी ओजोन लेयर पाई जाएगी, कौन सी लेयर, ओजोन लेयर होगी, ठीक है, इसमें आपकी ओजोन लेयर रहेगी। और मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले आपकी ट्रोपोस्फियर रहेगी, और ट्रोपोस्फियर से जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, निगेटिव होगा, ठीक। लेकिन क्या होता है, जब आप समताप मंडल में पहुंच जाते हैं, यानी कि जब आप स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंच जाते हैं, तो इसमें तो आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है, और जब आप यहाँ से ऊपर जाते हैं, किससे, समताप मंडल से जब आप ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने लगता है, ठीक। यानी कि ये है ना 12 किलोमीटर से, मैंने बताया ये 12 किलोमीटर से कितने किलोमीटर तक थी, 12 किलोमीटर से कितने किलोमीटर तक थी, 50 किलोमीटर तक थी। तो 12 से 50 तक जाते जाते क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होने लगता है। इसीलिए क्या करती है, इसीलिए पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कौन कर लेती है, ओजोन लेयर कर लेती है, ठीक है। तो सेकंड में कौन सी हो जाएगी, ओजोन लेयर हो जाएगी। इसके बाद क्या हो गया, ये मैंने आपको बताया है कि वायुमंडलीय या मौसमी घटनाएं जो हैं वो इस मंडल में घटित नहीं होती, सीधी सी बात है। वो तो बादल बादल मैंने किस में दिखाए थे, क्षोभ मंडल में दिखाए थे, ठीक। इसकी सबसे ऊपरी सीमा समताप सीमा कहलाती है, ये तो वही सेम बात हुई, उसमें क्षोभ मंडल में कौन सी कहला रही थी, ट्रोपोपॉज, और इसमें क्या कहलाएगी, क्योंकि स्ट्रेटोस्फीयर है तो इसमें स्ट्रेटोपॉज कहलाएगी, ठीक। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वायुयान की उड़ान हेतु यह मंडल सर्वाधिक उपयुक्त होता है, यानी कि जो हमारे एरोप्लेन हैं ये इस लेयर में सबसे बेहतरीन तरीके से उड़ सकते हैं, ठीक है। नीचे उड़ेंगे क्षोभ मंडल में तो कहीं आंधी वांधी आ गई तो खेल हो जाएगा, समझ रहे हो। चलिए अब चलते हैं थर्ड लेयर पर, ये मुझे बहुत पसंद है। देखिए थर्ड लेयर कौन सी है, मीजोस्फीयर, यानी इसे मध्य मंडल भी बोलते हैं, क्योंकि ये बीच की लेयर है तो आप बोल सकते हैं इसे मध्य मंडल। इसमें क्या होता है, अब ध्यान से समझना, बहुत मज़ा आता है इसमें समझने में। देखो मैंने क्या बताया, पहली लेयर जो है ट्रोपोस्फीयर है, ठीक है, ये मान लीजिए पहली लेयर है। इसमें क्या होता है, ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, ठीक। अब ये सेकंड लेयर स्ट्रेटोस्फीयर की स्टार्ट हो गई। स्ट्रेटोस्फीयर में जब ऊपर जाओगे तो ओजोन लेयर है, अवशोषण करती है पराबैंगनी किरणों का, तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता है। देखो कम टेम में जब मैं बोलूँ कि टेम्परेचर कम हो रहा है, मतलब आप सर्दी से लगाना, जैसे अभी सर्दियाँ चल रही हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर बोलते हैं बहुत कम है, 0 डिग्री हो गया या 5 डिग्री ही है, आज फ़ोन पे देखते होंगे, तो टेम्परेचर कम है मतलब ठंडी, और टेम्परेचर बढ़ रहा है यानी कि गर्मी हो रही है, ठीक। तो इसमें क्या हो रहा कि टेम्परेचर बढ़ रहा है यानी कि गर्म हो रहा है वातावरण। इसके बाद जब स्ट्रेटोस्फीयर से ऊपर जाते हो तो आता है आपका मध्य मंडल। इसमें क्या होता है, इसमें टेम्परेचर कम होने लगता है फिर से, यानी कि ठंडक वहाँ पे बहुत ज़्यादा होने लगती है। ये आग का गोला क्या है, इसे मैं आगे बताऊँगी, पहले चलते हैं थ्योरी की तरफ थोड़ा सा। ये थर्ड लेयर है, ठीक है, ये तो आप देख के समझ गए होंगे। इसकी ऊंचाई उसकी सेकंड वाले की थी 12 से 50, और इसकी 50 से 80, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस ऐसी आप समझने के लिए जान सकते हैं। क्षोभ मंडल से नीचे से ऊपर जाने पर तापमान घटता है, ये हमने बताया था, अभी बताया मैंने। और मध्य मंडल की सबसे ऊपरी सीमा पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान है, बताया है ना मैंने। यहाँ से ट्रोपोस्फीयर से चलते हैं तो टेम्परेचर घटता है,
टेम्परेचर घटता है और फिर जाते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में तो टेम्परेचर बढ़ता है, और फिर क्या हो गया, यहाँ पर घट रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है, हाँ सही है, और फिर ऊपर जा रहे हैं तो और घट रहा है, माइनस प्लस माइनस से याद रखना, इतना घटता है कि बहुत ठंडा स्थान हो जाता है और लगभग टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, -85 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना ठंडा हो जाता है कि जब कोई उल्कापिंड तो गर्म होते हैं, आग के धधकते हुए गोले होते हैं, जब वो पृथ्वी पर प्रवेश करने की कोशिश करते हैं तो इस ठंडे वाली जो लेयर है ये ऊपर से पड़ेगी, ये ऊपर से सबसे पहले तो यही पड़ेगी ना, सबसे पहले नहीं, मतलब एक्सोस्फीयर के बाद ये वाली एक्सोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, उसके बाद ये मीजोस्फीयर। जब मीजोस्फीयर में वो उल्कापिंड आ जाएगा तो वो जल के राख बन जाता है, क्योंकि वो गर्म है और ये आपका बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो राख बन जाता है और उसके टुकड़े हमारे धरती तक नहीं आ पाते, यानी कि सरफेस तक नहीं आ पाते और हम लोग सुरक्षित रह जाते हैं। कितनी खूबसूरत संरचना बनाई है हमारी अर्थ की। ये देखिए, इसमें लिखा भी हुआ है, अंतरिक्ष के पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर लगभग सभी उल्कापिंड इस परत पर आकर जल जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये आग का गोला क्यों दिखाया जा रहा था। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी 4th लेयर पर। कौन सी है ये? है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर या ऐसे आयन मंडल भी बोल सकते हैं, तापमंडल भी बोल सकते हैं, जैसा आप चाहें। अब ये बोलते क्यों हैं, इसमें फिगर में इतना कुछ समझने वाला है नहीं, इसे सीधे समझते हैं। ठीक है, ये मध्यमंडल के ऊपर वाली परत है, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये सीक्वेंस आपको समझ में ही आ रहा होगा, क्योंकि मैंने फिगर में आपको दिखाया, आगे और दिखाएंगे। देखिए, तापमंडल में नीचे से ऊपर जाने पर तापमान बढ़ता जाता है, ये चीज़ आपको समझनी होगी। मैंने बताया कि पहले ट्रोपोस्फियर से जब आप जाते हो, ये ट्रोपोस्फियर है, ठीक, ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर बढ़ता है, प्लस होता है, ठीक है, प्लस हो गया कैसा अजीब सा प्लस बन रहा है, ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है। मान लीजिए ये आपकी ट्रोपोस्फियर की थी ये लेयर, ठीक है, इसमें प्लस हो गया, फिर इसके बाद जब आप ऊपर जाएंगे ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर में, फिर ये घट गया। क्यों, मैंने उल्टा बता दिया क्या? हाँ उल्टा हो गया, ये माइनस हो रहा है, माइनस मतलब जब हम ट्रोपोस्फियर में जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है, और जब हम स्ट्रेटोस्फियर में जाते हैं तो ओजोन परत की वजह से वहाँ पे गर्मी होती है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ जाता है। और जब हम थर्मोस्फियर में जाते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाता है, उल्कापिंड जलकर राख हो जाता है। जब हम ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर मीजोस्फियर, ठीक, सॉरी मीजोस्फियर होगा, मीजोस्फियर से जब हम ऊपर जाते हैं तो हमारा आता है थर्मोस्फियर। फिर इसमें क्या होता है, फिर इसमें टेम्परेचर बढ़ने लगता है, ये आप देख सकते हैं माइनस प्लस का ऑर्डर चल रहा है। ठीक, इसमें अब देखिए तापमंडल की निचली परत जो है वो आयन मंडल कहलाएगी, क्योंकि सौर विकिरण द्वारा आयनीकृत हो जाती है। जब इसमें सनलाइट पड़ता है ना तो ये आयनाइज्ड हो जाती है। ठीक, आयन मंडल पूरी तरह से बादल और जलवाष्प विहीन परत है, ये तो सभी को पता है, बादल और जलवाष्प सिर्फ क्षोभ मंडल में पाए जाएंगे, बात खत्म। और आयन मंडल में क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बन जाते हैं, आयनाइज्ड हो जाती है लेयर, जिससे क्या होता है, जिससे वहाँ पर रेडियो तरंगें परावर्तित होकर वापस पृथ्वी की ओर लौटती हैं और रेडियो टेलीविजन आदि के संचार को संभव बनाती हैं। संचार उपग्रह इसी मंडल में उपस्थित होते हैं। आपको ये बात समझ में आई होगी कि जो सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं वो आयन मंडल में ही रखे जाते हैं। ठीक, और इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। अब हम चलते हैं अपनी लास्ट परत, जो हमारी एक्सोस्फीयर है, यानी कि इसके बाद हमारा स्पेस स्टार्ट हो जाता है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। ठीक, ये आपका एक्सोस्फीयर हो गया। इसमें क्या है, ये तापमंडल की ऊपर वाली परत है जो 700 से 10,000 किलोमीटर तक होती है। यह वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है जो अंततः अंतरिक्ष में जाकर मिल जाती है। समझ रहे हैं ना आप, ये बाद में कहाँ पे मिल जाएगी, अंतरिक्ष में चली जाएगी, वो अंतरिक्ष हो गया। और अंतरिक्ष में क्या होगा, हाइड्रोजन और हीलियम गैस की जो है वो वहाँ पे अधिकता पाई जाती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा लेक्चर। जल्दी से चलते हैं अपने यस इसकी तरफ, अपने डायग्राम की तरफ चलते हैं। ये बहुत ही अच्छा डायग्राम है, देखिए इसमें अर्थ है, जो भी समझाया है वो सब इसमें एक में देख लेते हैं, एक पिक्चर में। ये अर्थ है, आप देख सकते हैं इसमें, ये ट्रोपोस्फियर हो गया। ठीक, इसमें ये एयरप्लेन जो है, एयरप्लेन यहाँ से आपको हटाना है। एयरप्लेन यहाँ पे कैसे उड़ सकता है बताओ भाई, कैसे उड़ेगा एयरप्लेन? गलत बता रखा है इसमें ना, एयरप्लेन को हम इसमें से हटाएंगे। नहीं, एयरप्लेन यहाँ पे नहीं हो सकता भाई, टक्कर हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, समझ नहीं रहे हो बात को। एयरप्लेन को हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक, बादल हो गया, हॉट एयर बैलून हो गया, ट्रोपोस्फियर में बादल, पानी, सूरज सब इसमें आ जाएगा। स्ट्रेटोस्फियर में क्या है, ओजोन लेयर है, स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर होगी और हमारा एरोप्लेन रहेगा। ठीक, ये मैंने पहले ही बताया है। मीजोस्फियर में क्या होगा, मीटियोर्स, यानी कि यहाँ पे उल्कापिंड जलकर राख हो जाते हैं।
ठीक है। इसके बाद आपका आता है थर्मोस्फीयर, यानी कि आयनमंडल, जिसमें आपके सैटेलाइट स्थापित कर दिए जाते हैं। ठीक है, यहीं से रेडियो तरंगें वगैरह आती हैं। और इसके बाद हमारा आता है स्पेस। एग्जोस्फीयर हमारी स्पेस में मिल जाती है, जिसमें हम ये स्पेसशिप वगैरह ये अपने लॉन्च करते रहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया ही होगा, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया, तो उसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।